हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, 13वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में। भाग 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के बारे में ही है। बच्चों, वैसे तो हमने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देख ली थी। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा? बच्चों, किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि हम कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने सन 2001 की भारत की जनसंख्या को बताया हुआ है 102.7 करोड़। ठीक है बच्चों, और वर्ष 2011 में ये हो चुकी है 121.01 करोड़। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसके डिफरेंस को ज्ञात करने के बाद में हमारे सामने उतर आता है 18.31 करोड़ का। यानी कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 18.31 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि किसी वर्ष में ये जनसंख्या नकारात्मक भी रह सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम एक टेबल देखेंगे, उसके माध्यम से हम बहुत सारे भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम हमारे नोट्स बनाएंगे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि सबसे पहले जनसंख्या की जो जनगणना की जो शुरुआत है वो कब हुई और कहाँ से हुई। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि सन 1871 से पहले भारत में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं थे। यानी सन 1871 के बाद में ही भारत में जो जनगणना है वो शुरू हुई, तो इससे पहले के हमें विश्वसनीय डेटा प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई बच्चों? सन 1872 में हुई बच्चों, लेकिन ये एक प्रयोग था। यानी कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बहुत सिस्टमैटिक जनगणना हुई होगी, इसलिए सन 1872 में संपूर्ण भारत में न होकर प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ राज्यों तक ही संपन्न हो पाई थी। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं भारत की जो प्रथम जनगणना है वो कब है? 1872 में। और भारत में जनसंख्या की गणना की जो सर्वमान्य जानकारी है वो कब हुई बच्चों? सन 1881 में हुई। यानी 1881 के बाद से आज तक प्रति 10 वर्ष क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। सन 1874-75 में से एक संसदीय प्रपत्र में भारतीय जनसंख्या 23.8 करोड़ उद्धृत हुई है। यानी सन 1874-75 का एक डॉक्यूमेंट है जो हमें पार्लियामेंट में मिला है। उसके अनुसार मालूम चलता है कि भारत में जनसंख्या कितनी थी? 23.8 करोड़ थी। 1881 ईस्वी के पूर्व जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़। बच्चों, अविभाजित भारत का क्या अर्थ है? जब भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे। ठीक है बच्चों, तब हम संपूर्ण भारत की बात करें और तब जनसंख्या थी 25 करोड़। वर्ष 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि सारणी से हम प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम आपको बताया था मैंने कि हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। बच्चों, बहुत लंबी चौड़ी सी आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमें भारत की जनगणना के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि हम शुरुआत करें वर्ष 1901 के साथ में, तो कितनी जनसंख्या आ रही है यहाँ पर? बच्चों, यहाँ पर आ रही है 23 करोड़ 83,96,327। ठीक है बच्चों, हम इतना बड़ा डेटा नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 23 करोड़ 83 लाख ही बोलूंगी। ठीक है बच्चों, तो वर्ष 1901 में कितनी जनसंख्या थी? 23 करोड़ 83 लाख। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम 1911 में। देखिए जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हो गई है बच्चों? 23 करोड़ 83 लाख थी और अब हो गई है 25 करोड़ 20 लाख की। इसका मतलब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? बच्चों, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक रही। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कैसी रही? धनात्मक रही है। 23 करोड़ से 25 करोड़ हो गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। और यदि हम कुल निरपेक्ष वृद्धि की बात करें तो ये वृद्धि हुई है बच्चों 1 करोड़ और 36,97,063।
ठीक है बच्चों। और वृद्धि दर हम प्रतिशत की बात करें तो 5.75% की वृद्धि हुई है बच्चों। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वर्ष 1911 से 1921 में क्या हुआ, जनसंख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई। जी हाँ बच्चों, 25 करोड़ 20 लाख के स्थान पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 करोड़ 13 लाख ही जनसंख्या रह गई। और हमने यहाँ पर भी नेगेटिव का चिन्ह लगाया हुआ है कि यानी कि जनसंख्या वृद्धि सदैव धनात्मक ही नहीं होती बच्चों, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी होती है। और इस 1921 के डेटास के अंदर हम ये देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और 0.31 की वृद्धि दर हुई नेगेटिव में, यानी कि नकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसका बहुत बड़ा कारण है बच्चों, वर्ष 1911 से 1921 के बीच में भारत में बहुत भीषण अकाल, महामारियों और अन्न के अभाव का दौर रहा। इस वजह से 1911 से 1921 में जनसंख्या वृद्धि कैसे रही, नकारात्मक रही। ठीक है बच्चों। तो 1911 से 1921 का ये जो डेटा है इसे हम क्या कहते हैं, भारत का प्रथम जनांकीय विभाजक कहते हैं। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ष 1971 में हम देख सकते हैं कि धनात्मक वृद्धि हुई, 25 करोड़ 13 लाख से 27 करोड़ 89 करोड़ हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस में वृद्धि हुई है। आगे बढ़े और देखेंगे कि 1941 में भी प्लस में ही वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर भी चिन्ह देख सकते हैं कि 27 करोड़ 89 लाख से 31 करोड़ 86 लाख हो चुकी है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है। और 1941 से 1951 में भी क्या हो गया है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, 36 करोड़ 10 लाख हो गई। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर प्लस का निशान देखा। और बच्चों हम देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि दर में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बच्चों 1961 के अंदर क्या हुआ, हम यहाँ पर वृद्धि दर को भी देखेंगे बच्चों। जो वृद्धि दर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं। 1951 में 36 करोड़ 10 लाख थी और 1961 में यह 43 करोड़ 92 लाख हो गई। 1971 में 54 करोड़ 81 लाख हो गई। बच्चों बहुत बड़ी वृद्धि हुई 61 से 71 के अंतर्गत। ठीक है। और 71 से 1981 में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई, 54 करोड़ से 68 करोड़ हो गए। और 1991 में भी 84 करोड़। आप बहुत बड़ी वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। 1991 से 2001 में भी अब हम अरबों में पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ से करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब भारत की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच चुकी है। और वर्ष 2011 में तो हम जानते हैं कि 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या वर्तमान में है। 2011 के आंकड़े हैं बच्चों यहाँ में। यदि हम वृद्धि दर की बात करें तो बच्चों आप देखें, वर्ष 1911 में जहाँ 5.75 की वृद्धि हुई और वर्ष 1921 में नेगेटिव वृद्धि दर्ज हुई। इसके बाद में आप देखें 1931 में 11.60, 1941 में 14.22 और 1951 में 13.31। और 1961 की बात करें तो 21.51 क्या है, यह बच्चों वृद्धि दर प्रतिशत में। बच्चों लेकिन एक अच्छी बात की शुरुआत हो चुकी है, कब से, 1971 से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन वृद्धि का जो प्रतिशत है वो गिर रहा है। यदि आप देखें यहाँ पर 1961 में 21.51 थी और वर्ष 1971 में 24.80 थी। ठीक है बच्चों। लेकिन वर्ष 1981 में ये देखिए डेटा में गिरावट आती जा रही है। 24.80 के स्थान पर 24.66 और 24.66 के आगे हम देखें 23.35 और फिर 21.54 और वर्ष 2011 में यह 17.64 ही रह गई है। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या वृद्धि डेफिनेटली बढ़ रही है लेकिन जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था और उसमें हमने 5 अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये जो डेटा है बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि वर्ष 1921 एक ऐसा वर्ष रहा, एक ऐसा दशक रहा जिसमें वर्ष 1911 से 1921 के बीच में जो आंकड़े में प्राप्त हुए वो कैसे थे बच्चों, नेगेटिव थे, नेगेटिव वृद्धि दर्ज की गई और इसे हम कहते हैं प्रथम जनांकीय विभाजक। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में जन्म और मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि। बच्चों यदि हम जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 पर जितने जन्म हो रहे हैं उसे हम कहते हैं जन्म दर। उसी प्रकार बच्चों प्रति 1000 जनसंख्या पे जो मृत्यु होती है उसे हम मृत्यु दर कहते हैं।
यदि हम 1911 की बात करें तो 1911 में जन्म दर कितनी थी? 49 थी और मृत्यु दर कितनी थी? 43 थी। इसका मतलब क्या हो बच्चों? जो प्राकृतिक वृद्धि है वो कितनी हो रही है? मात्र 6 हो रही है। आप 49 में से 43 शेष निकाल देंगे तो क्या बचेगा? हमारे सामने 6 ही बचेगा। यानी जन्म दर 49 है और मृत्यु दर 43 है, दोनों ही उच्च दर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत लागू होता है कि किस प्रकार से प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है और इसकी वजह से प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून है। ठीक है बच्चों, वर्ष 1921 में जन्म दर 48 है और मृत्यु दर 47 है। बच्चों, ये वही वर्ष है जब जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी और यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि केवल कितनी है? केवल 1 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1931 में जन्म दर है 46 और मृत्यु दर है 36। बच्चों, यहाँ पर अंतर हम देख सकते हैं कि 47 से ये 36 हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा था, इस वजह से मृत्यु दर पर धीरे धीरे करके नियंत्रण आ रहा है। तो 47 से 36 हो गई और प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ गई, 1 से 10 हो गई। ठीक है बच्चों, 1941 में भी देखेंगे आप, जन्म दर में विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जनसंख्या जागरूक नहीं हो पाती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत फिर से यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन मृत्यु दर कम होने लगी है और मृत्यु दर आप देखेंगे 31 रह गई और प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी? 14 हो गई। वर्ष 1951 में जन्म दर में थोड़ी गिरावट हुई है और मृत्यु दर में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है और प्राकृतिक वृद्धि जो है वो है 13 हो गई। वर्ष 1961 में 42 जन्म दर है और मृत्यु दर 23 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि हो गई है 19 की। वर्ष 1971 में जन्म दर है 41 और मृत्यु दर है 19। बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, अब इनमें डबल का डिफरेंस आ चुका है। और बच्चों, मृत्यु दर में लगातार गिरावट दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार आया, जिसकी वजह से मृत्यु दर पर काबू पा लिया गया। और बच्चों, यहाँ आते आते हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वृद्धि है वो 23 तक पहुँच गई। वर्ष 1981 की बात करें हम तो बच्चों, जन्म दर में क्या हुई? गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है बच्चों, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ पर मृत्यु दर में भी कमी आई है 15 और जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो 23 है, जो कि पिछले दशक के मुकाबले भी ज़्यादा है। उसी प्रकार बच्चों, वर्ष 1991 में यह 30 रह गई, फिर से गिरावट दर्ज की गई। बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या शिक्षित होती है, जागरूक होती है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होती है, उसको एहसास होता है कि हम जितना ज़्यादा संसाधनों पर दबाव डालेंगे उतना उनके लिए अहित होगा। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो जन्म दर है उसमें कमी आती है। ठीक है बच्चों, तो 1991 में ये 30 हो गई और मृत्यु दर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 ही रह गई है, लेकिन प्राकृतिक वृद्धि दर अभी भी उच्च बनी हुई है। लेकिन बच्चों, एक बार फिर से यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, 23, 20, 17 और 16। ठीक है बच्चों, 1981 से 2011 में 6 की कमी हो चुकी है। 2001 में 25 जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो गई है 8 और प्राकृतिक वृद्धि दर हो गई है 17। उसी प्रकार बच्चों, सन 2011 में 23 जन्म दर है और 7 मृत्यु दर है और प्राकृतिक वृद्धि दर है 16। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस डेटा के माध्यम से भी हम यही देख सकते हैं कि जनसंख्या एवं मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि। बच्चों, ये आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में भी काम आने वाला डायग्राम है। आप इसे कंप्यूटर के माध्यम से भी बना सकते हैं, एक्सेल में, या फिर इसे वर्ड में भी बना सकते हैं और आप अपनी ग्राफ पेपर की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर का एक आरेख बनाना है। ये कौन सा आरेख है? दंड आरेख है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम, सन 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को हम 4 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। बच्चों, ये उसी प्रकार का विभाजन है जैसे कि हमने जनांकीय संक्रमण में देखा था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में हमने 5 अवस्थाओं को देखा था। हम भारत के संदर्भ में 4 अवस्थाओं को देखेंगे: मंद वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल और घटती वृद्धि का काल। ठीक है बच्चों, तो जो मंद वृद्धि का काल है वो है वर्ष 1901 से 1921 में और इसमें अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हुई। और आपको मालूम है वर्ष 1911 से 1921 का जो दौर था उसमें भीषण काल आए, महामारियां आई और भयंकर अन्न का अभाव था। इस वजह से बहुत ही धीमी गति
दृष्टिगोचर हुई। इसके अलावा बच्चों दूसरा काल है स्थिर वृद्धि का काल। इसे हम कहते हैं 1921 से वर्ष 1951 वाला, और वर्ष 1921 का जो काल है उसे हम कहते हैं महान जनांकीय विभाजक। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए कहते हैं वर्ष 1921 को क्योंकि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। जो तीव्र वृद्धि का काल है वो है वर्ष 1951 से 1981 का। बच्चों वर्ष 1951 से 1981 तक लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई, और ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आ रहा था, अन्न की कोई कमी नहीं थी, भारत स्वतंत्र हो चुका था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, लोगों का जो जीवन है वो कंफर्टेबल बनता जा रहा था। इसके अलावा बच्चों जो घटती वृद्धि का काल है वो है वर्ष 1981 से 2011 में। हालांकि जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि का जो दर है उसमें उसके प्रतिशत में कमी नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मंद वृद्धि का काल वर्ष 1901 से 1921। ठीक है बच्चों, आप बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे। इस अवधि में देश की जनसंख्या अति धीमी गति से 0.27% प्रति वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ी, और 23.84 करोड़ से रह हुई 25.13 करोड़। ठीक है बच्चों, वर्ष 1911 से 21 का जो दशक है उसके दौरान देश में पड़ने वाला भीषण अकाल, महामारी और अन्न अभाव के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ में उच्च मृत्यु दर होने से जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। ठीक है बच्चों, जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च थी। जनांकीय संक्रमण की पहली अवस्था से गुजर रहा था भारत। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्थिर वृद्धि का काल वर्ष 1921 से 51 में। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपने इतने सारे डेटा पढ़े हैं लेकिन आप वर्ष 1921 को नहीं भूल सकते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि वो ऐसा दशक था जब जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिली थी। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति हुई। बच्चों केवल 1921 में ही नकारात्मक वृद्धि हुई, उसके बाद तो लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। वर्ष 1921 से 51 के दौरान देश की जनसंख्या औसतन 1.45% की दर से बढ़कर 25.13 करोड़ से कितनी हो गई, 36.11 करोड़ की हो गई। यानी कि कुल मिला के कितने की वृद्धि हुई, 11 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे इसको। इसका प्रमुख कारण है अकाल और महामारियों पर नियंत्रण हो गया, जिससे कि मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर कैसी रही, पूर्ववत ही रही। ठीक है बच्चों, जन्म दर तो कैसी रही, उच्च ही रही, और मृत्यु दर में गिरावट आने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी अवस्था है, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीव्र वृद्धि का काल वर्ष 1951 से 1981। वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि 1951 से 81 में भयंकर जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही थी। हम देख सकते हैं इसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। वर्ष 1951 से 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 2.2% की दर से हुई। बच्चों आपको लग सकता है कि 2.2% जो वृद्धि दर है ये बहुत कम है, लेकिन बच्चों जब 2.2% एक बड़ी जनसंख्या पर लागू हो जाता है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। ठीक है बच्चों, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से अधिक हो गई, और वर्ष 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि हुई 24.8% प्रति दशक। ठीक है बच्चों, दर्ज हुई, जो कि विकास कार्यों में तेजी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण थी। इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार पहुंच गई। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट हाफ रह गई है, जबकि जन्म दर में मात्र 4 प्रति हजार की गिरावट दर्ज की गई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरी अवस्था है जिसमें अभी भी जन्म दर उच्च तो है लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई है। ठीक है, और मृत्यु दर में पहले ही गिरावट आ चुकी थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा घटती वृद्धि का काल वर्ष 1981 से 2011। बच्चों सन 1981 में जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन वृद्धि दर में क्या हुआ, क्रमिक ह्रास हुआ। ठीक है बच्चों, जो प्रतिशत है उसमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है। वर्ष 1981 से 91 के दौरान जन्म दर में कमी आई। इस दशक में जन्म दर प्रति हजार 38 शिशु से घटकर 1991 में 30 शिशु प्रति हजार हो गई है। ठीक है बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं चौथी अवस्था में
जनांगीय संक्रमण की। ठीक है, 1981 से 91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2.14% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 1.95% रही और सन 2001 से 2011 में 1.64% रह गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस दौरान जन्म दर 38 शिशु प्रति हजार से घटकर 26 शिशु प्रति हजार और मृत्यु दर 15 से घटकर 8 ही रह गई। ठीक है बच्चों, तो ये चौथी अवस्था है। इसमें क्या होगा, जन्म दर पर नियंत्रण पा लिया गया है, मृत्यु दर पहले से ही निम्न है और जन्म दर अब मध्यम हो चुकी है। जनसंख्या में ह्रास की यह प्रवृत्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता और छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा के कारण है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने 4 काल देखे जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, और इसके माध्यम से हमें समझ में आ चुका है कि हम जनांगीय संक्रमण की 5वीं अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में डिटेल से पढ़ा भारत के संदर्भ में। बच्चों, आप अपने नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।